हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने केमिकल बॉन्डिंग है उसका पार्ट 1 कर लिया था। आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है, फॉर टीजीटी साइंस के लिए। ओके, अब देखो, जो पार्ट 1 है उसमें हमने सारा जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं, फजान रूल क्या होता है, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। अब हम करेंगे पार्ट 2, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। बच्चों, जो बॉन्डिंग का तो हमने बता दिया कि बॉन्ड ये होते हैं, लेकिन हमने स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं की पार्ट 1 में कि स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की वो कैसी होती है। जो सबसे पहली थ्योरी आई थी और जो सबसे ओल्ड थ्योरी जिसको माना जाता है वो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद वीबीटी आई, उसके बाद वेस्पर थ्योरी आई, उसके बाद एमओटी थ्योरी आई, मतलब फिर तो ये बढ़ती गई, ठीक है। तो जो सबसे पुरानी थ्योरी है वो हमारे पास लेविस की डॉट थ्योरी, लेविस डॉट थ्योरी, ठीक है। इसमें जो लेविस ने क्या बताया, जो सबसे पहला ही चीज लेविस ने बताया सेंट्रल एटम के बारे में, ठीक है। सेंट्रल लिख देते हो, सेंट्रल एटम के बारे में इसने बताया हमें कि सेंट्रल एटम है वो कैसा होना चाहिए। सेंट्रल एटम, जैसे हम कोई भी, मान लो मुझे NH3 की कोई भी स्ट्रक्चर बनानी है तो इसके अंदर सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन को लो या हाइड्रोजन को, ठीक है। बिल्कुल, जो जिसको कुछ नहीं पता कि वो किसको ले, हाइड्रोजन के ले या नाइट्रोजन को, तो ये लेविस डॉट ने बताया था कि हमें नाइट्रोजन को लेना या हाइड्रोजन को लेना। तो सेंट्रल एटम सबसे पहली बात तो कि हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। सेंट्रल एटम हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी नहीं हो सकते। दूसरी बात, सेंट्रल एटम हो कौन सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, सल्फर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, ठीक है। ये मोनोवैलेंट है, ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, ठीक है। अब तीसरी बात, जो हमारे पास जो सेंट्रल एटम होता है ना बच्चों, देखो, जो इसने अपनी जो थ्योरी एक्सप्लेन करी थी ना, इसने जो अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की थी वो की थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसने अपनी थ्योरी, पूरी जो थ्योरी थी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर थी। जो इसने अपनी स्ट्रक्चर बताई थी वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बताई थी, ठीक है। तो अब देखो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर स्टेबल होना चाहता है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए वैलेंस सेल के अंदर, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन कंपलसरी, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में संतुष्ट है, खुश है बिल्कुल, बाकी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन में खुश होंगे, ठीक है। तो जो इसने अपनी एक्सप्लेन की थी थ्योरी वो की थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब इसने क्या किया इस थ्योरी के अंदर, जो सेंट्रल एटम था ना, इसने ये बताया जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन तो रखने ही चाहिए उसको। जब वो बॉन्ड बनाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए, लेकिन वो 8 से ज्यादा भी रख सकता है, कोई बुराई नहीं है उसमें, वो 8 से ज्यादा भी ले सकता है, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगी जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी या फिर 8 से ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल एटम के पास 8 से कम नहीं चलेंगे, ऊपर बेशक हो जाओ। ये किसने बताया, लेविस ने बताई थी कि सेंट्रल एटम हमारा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग वाले जो एटम है उनके पास उनका कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, अगर हमारी स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट होगी तो उसके अंदर जो सराउंडिंग एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने ही होने चाहिए, अगर एक स्ट्रक्चर, अच्छी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो। अब देखो, ये बता दी ये वाली बात, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन ये होने चाहिए। सराउंडिंग के पास कितने होने चाहिए, 8, और इसके पास कितने होने चाहिए, 8 से ज्यादा। अब जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर, ये नहीं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की कोवलेंसी को तोड़ दें, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल मान लो स्ट्रक्चर बना रहा है, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ऑक्सीजन मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है कि वो इतने बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो कोवलेंसी है ना, जो कोवलेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, कोवलेंसी है किसी भी एटम की वो मेंटेन रहनी चाहिए। सेंट्रल एटम की कोवलेंसी को मेंटेन रखना है। जैसे अब हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कोवलेंसी 2 है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सल्फर है, सल्फर की कोवलेंसी 2, 4, 6, सल्फर इतने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन है, कई बार पूछ रखा है क्वेश्चन, नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी होती है, 4। नाइट्रोजन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। फास्फोरस की कोवलेंसी कितनी होती है, 5। कार्बन की कोवलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये सिर्फ इतने ही बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा ये इनके पास पावर नहीं है बॉन्ड बनाने की। अब देखो, कोवलेंसी का हो गया,
कि सेंट्रल एटम के पास इतना होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे इसने थ्योरी को एक्सप्लेन किया, इसने एक फॉर्मूला दिया था अपना, ठीक है, जिसमें इसने टोटल इलेक्ट्रॉन बताए थे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर हम मॉलिक्यूल के अंदर उसके जो बॉन्ड पेयर है उसको निकालेंगे, और फिर हम उसके लोन पेयर को निकालेंगे, और फिर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसने अपने जो फॉर्मूला है उसमें क्या बोला, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है ना किसी मॉलिक्यूल के, टोटल इलेक्ट्रॉन वो कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इन ऑल द एटम, ऑल एटम, किसी पूरे एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम यहाँ से, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज, जो अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसा है वो, अगर पॉजिटिव तो उसको माइनस करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करेंगे। ये होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। किसी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, इस ऐसे, ठीक है। अब मैं इस पे यहाँ पे क्या निकालती हूँ, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर अगर हम निकाले तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इंटू में उसको 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसके अंदर कितने बॉन्ड है हमारे पास, कितने बॉन्ड है, जैसे एक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, एक, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, ऐसे ही। अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन में से, ये है ना आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या क्या, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार इनको पढ़ोगे ना बिल्कुल आसान से भी आसान चीजें लगेंगी, ठीक है। आप देखना इनको। अब देखो, अगर मुझे कोई भी मॉलिक्यूल दिया तो मैं उसकी स्ट्रक्चर को बता सकती हूँ सिर्फ इन तीन फॉर्मूला, तीन तो क्या ही, मेन तो ये कि है टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, ऑक्सीजन की, ठीक है। मैं इसको ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर को कैसे निकालूंगी, अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात मैं क्या निकालूंगी यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन, क्या निकालूंगी मैं यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, मुझे नहीं पता ऑक्सीजन के पास कितना क्या है क्या नहीं, मुझे ये पता 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन जब मैं निकालूं, मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, इसमें 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, मुझे नहीं पता कुछ भी, तो मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, दूसरे ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ठीक है। ना इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 12। हम टोटल इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मान के चल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब आ गया हमारे पास बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, देखो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 इंटू में नंबर ऑफ बॉन्ड, हमें तो एक ही पता है कि 2 जुड़े हुए, तो एक बॉन्ड तो कम से कम उसके अंदर है ही, तो 2 हो गया। अब लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें से टोटल इलेक्ट्रॉन में से अगर हम बॉन्ड पेयर निकाल दें, टोटल इलेक्ट्रॉन में से अगर हम बॉन्ड पेयर बचे हुए तो लोन पेयर ही होंगे, तो 12 माइनस 2 10 क्या है, लोन पेयर, 10 क्या है बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 10 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, हम इन लोन पेयर को ऑक्सीजन के ऊपर जैसे है, जैसे 10 है तो मैं एक ऑक्सीजन का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ पे, तो ऑक्सीजन को कितनी रिक्वायरमेंट है, 6 की रिक्वायरमेंट है, 6 और 2 8, ये कंप्लीट हो गया इसका। अब इस बचे हुए इसको दे देती हूँ, 2 और 2 4। अब इसको देखो, 4 और 2 6, ये इस ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये यहाँ से क्या करेगा, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इससे ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर से देखो 2 काम होएगा, लोन पेयर से या तो लोन पेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड बना सकता है ट्रिपल बॉन्ड में, या लोन पेयर के जैसे ही रहेंगे, ठीक है, कि लोन पेयर लगा दिया हमने, तो ये क्या है लोन पेयर, अब ये क्या है, बॉन्ड बना दिया, इसका डबल बॉन्ड बना दिया, तो ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर कैसी है, ऐसी है, ठीक है। आपसे सिंपल पूछ लेगा, चार्ज भी पूछ लेगा कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल ऐसा लेती हूँ जिसके अंदर सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, वो है SO3 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, ठीक है, इसके अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो
सल्फ पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहां से। टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास कितने हैं? 6। ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? एक ऑक्सीजन के पास 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 18। ठीक है। चार्ज माइनस है तो इसका मतलब वो जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा ऐड होएगा। ठीक है। अब कितने आ गए? 26। ओके। अब देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमें तो इतना ही पता, देखो सल्फर है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, एक ऑक्सीजन के। सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, हमें ये नहीं पता कि वो डबल से जुड़ा ट्रिपल से जुड़ा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता कि एक एक बॉन्ड से तो एटलीस्ट वो जुड़ा हुआ होगा। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 इंटू 3। ठीक है। 2 इंटू में कितने बॉन्ड है? तो कितने हो गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन? 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए वो कितने हो गए? 20। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20। अब देखो बच्चों, सल्फर की जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ना, कहाँ बनाओगे? यहाँ पे बना देते हो। जो सल्फर है, एक ऑक्सीजन, सिंपली जोड़ लो इसको, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन। इसने 20 लोन पेयर है। एक ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करो। 2 4 और 6 और 2 8। 2 4 6 और 2 8। 2 4 2 6 और 2 8। कितने हो गए? 18। कितने बच गए? दो लोन पेयर बच गए। वो हम किसको दे देते हैं? सल्फर को। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन नहीं। मैंने ये बता, जो सल्फर है उसकी जो कोवलेंसी वो 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर की कोवलेंसी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हम यहाँ पे। सल्फर या तो 2 बनाएगा या 4 बनाएगा या 6 बनाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये 2 उठा के यहाँ पे कर देते हैं। अब सल्फर की देखो 4 हो गए। ठीक है। 4 तो सल्फर की कोवलेंसी होगी, बिल्कुल ओके। और 2 इसके पास लोन पेयर है। अब इसकी स्ट्रक्चर ये बिल्कुल सही है। 2 नेगेटिव चार्ज था तो एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। बच्चों कभी भी नेगेटिव चार्ज है ना, सेंट्रल मेटल के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता। पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे होता कुछ भी +1 +2, तो वो हमेशा सेंट्रल एटम के पास आता। सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा सराउंडिंग के पास होता है। ठीक है। सराउंडिंग एटम के पास होता है। ये स्ट्रक्चर अब है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अब मानो ये यहां से नहीं होते, ये नेगेटिव चार्ज मुझे नहीं पता कहां पे लगेगा, तो ये कैसे निकालूंगी मैं? नेगेटिव चार्ज कैसे निकालूंगी? तो नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज अगर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज निकालूं तो वो मैं कैसे निकालूंगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाय 2। ये इसका फॉर्मूला। आपको बस ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये और ये मेनली। तो ये तो बॉन्ड पेयर तो सिंपल है कि नंबर ऑफ बॉन्ड इंटू 2। ठीक है। लोन पेयर, टोटल में से बॉन्ड पेयर माइनस करेंगे तो लोन पेयर आएगा। ये क्या? फॉर्मल चार्ज। ये किसी भी कंपाउंड में कोई भी चार्ज निकालना तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2। अब मुझे इस पे कितना चार्ज है कि मुझे नहीं पता, मैं इसका चार्ज निकालना चाहती हूँ। तो फॉर्मल चार्ज किसके इक्वल आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं? 6 ही है। वैलेंस में भी 6 है और लोन पेयर भी 6 है। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 बाय 2। ये है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है। यहां से ये और यहां से -1, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? -1। सेम इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? -1। इसके ऊपर निकालना है कितना चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितने हैं? 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4 बाय 2। तो कितने हो गए? 6 2 -2 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हर चीज को एक्सप्लेन किया इसने कि सेंट्रल एटम की कोवलेंसी को एक्सप्लेन किया। कोवलेंसी उसकी पूरी होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज कैसे होना चाहिए वो पूरा किया है। ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेगा। लोन पेयर 2 काम करते हैं, या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या फिर लोन पेयर के जैसे रहेंगे। ठीक है। तो ये है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है बच्चों? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे अब H3O पॉजिटिव है, आप ये भी देख सकते हो, सेम प्रोसीजर से निकालेंगे हम। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। कहीं भी ले लो। और इसने ज्योमेट्री को नहीं बताया, ये मैं कहीं भी लगा रही हूँ क्योंकि इसने ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं किया।
तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगेगा, ऑक्सीजन के ऊपर लगेगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ लगेगा, सराउंडिंग एटम के ऊपर लगेगा। ठीक है, अब जो हमारा कंसेप्ट है अगला, वो कंसेप्ट है वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो मैं सिर्फ उतना बताऊंगी जितना आपको जरूरत है उसकी जानने की। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। अब एक मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है, मॉलिक्यूल है एक CH4। इसने क्या बताया, इसने ये बताया कि जो मॉलिक्यूल है, मान लो कार्बन एटम है, वो दूसरे एटम के साथ कैसे जुड़ेगा। ठीक है, बॉन्ड बनाएगा, कैसे जुड़ेगा, इंटरमिक्सिंग बताई है इसने बॉन्ड बताए हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। ये कंसेप्ट किसका है, सिग्मा और पाई कंसेप्ट भी इसी को बोलते हैं, पाई और सिग्मा कंसेप्ट। ओवरलैपिंग बताई है इसने एटॉमिक ऑर्बिटल की। ठीक है, ओवरलैपिंग किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की। सबसे पहला पॉइंट, चलो हम थोड़ा ही पढ़ लेते लेकिन लिख तो दे, ओवरलैपिंग किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल की इसने बताई है ओवरलैपिंग। ठीक है, सिग्मा पाई कंसेप्ट बताया है, सिग्मा एंड पाई कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो इसने क्या बताया, जैसे देखो दो अगर s आपस में जुड़ रहे हैं, s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग है इनकी, तो ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर दो p आपस में जुड़ रहे हैं एक्सियली, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, तो ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहां से ये बड़ा हो जाएगा ओवरलैपिंग के बाद, ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये जुड़ेंगे ऐसे, जैसे पॉजिटिव चार्ज इस पे, पॉजिटिव चार्ज इस पे, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक वेव की उसमें, जैसे एक वेव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में कैसे जुड़ेगी, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो ये कंसेप्ट इसने दिया था। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा ही समझना, जो मैं समझाना चाहती हूँ वो ये समझाना चाहती हूँ इसमें। सिग्मा और हो गया, सिग्मा बॉन्ड है, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन सा है, ये वाला पाई बॉन्ड, मतलब जो ये वाली ओवरलैपिंग है ना, ये होती है पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग। ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, जो क्वेश्चन आएगा ना वो ये आएगा। क्वेश्चन आपको है ना बच्चों, मैं बिल्कुल डायरेक्टली बता देती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कभी भी और चीज से क्वेश्चन नहीं आता केमिकल बॉन्डिंग में, मेनली जो क्वेश्चन आता है वो हाइब्रिडाइजेशन से, लैटिस एनर्जी से भी आ जाता है, आपसे सीधा पूछेगा। अब इसमें सिंपल ये पूछेगा कि सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर पाई बॉन्ड होता है, फिर सिग्मा मतलब सिग्मा पाई, फिर पाई। ठीक है, ये बॉन्ड इनका ये रेशियो पूछ लेता है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। जो वीबीटी है, वीबीटी ने क्या बताया हमें, इंपॉर्टेंट ये है कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आया है, क्योंकि आपके क्वेश्चन है ना सिंपल हाइब्रिड, देखना आप 2-3 सालों के क्वेश्चन उठाओ, आपको हर बार हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सिर्फ क्वेश्चन वहीं से मिलता है टीजीटी साइंस में। अगर मैं ये पीजीटी केमिस्ट्री के लिए करवाती, तो मैं पहले बताती हूँ, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मुझे ये 10 क्लास में कंप्लीट करना पड़ता है। केमिकल बॉन्डिंग 10 क्लास की होती है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, लेकिन टीजीटी साइंस है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से आना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन उठाता वो हर बार। ठीक है, अब देखो वीबीटी है, वीबीटी ने क्या बताया, जैसे अब हमारे पास CH4 है। ठीक है, जो कार्बन है ना बच्चों, है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे फील होंगे, 2s के अंदर 2s और 2p इलेक्ट्रॉन ऐसे फील होंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइट करवा दिया, यहाँ पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठाया और एक्साइट करवा दिया यहाँ से, और यहाँ पे हम करवा सकते हैं ऐसा एक्साइटमेंट, मतलब एनर्जी दे, इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, अब इसके पास 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 4 हाइड्रोजन 1s में, हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s1 है। ठीक है, ये भी s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल और ये भी s ऑर्बिटल। तो 4 हाइड्रोजन जब इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिक्सअप होएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ मिक्सअप होएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ, और ये। अब देखो मैंने इनकी स्पिन को अपोजिट किया है, क्योंकि अपोजिट स्पिन ही आपस में मिलेगी। ये किसने बताया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया था। ठीक है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया इसके साथ, जो ये मिक्सअप हुआ है ये हुआ है s और s के बीच में, और जो ये मिक्सअप हुआ है ये हुआ है s और p के बीच में। अब एक बात सुनो, s और p के बीच में जो मिक्सअप हुआ है बिल्कुल डिफरेंट चीज है भाई, s और s की ओवरलैपिंग अलग होगी और s और p की ओवरलैपिंग अलग होगी। ठीक है, लेकिन हमें जब इस
इसकी स्टडी की गई ना, जो इसमें चारों बॉन्ड थे वो इक्वल एनर्जी के, उसके अंदर हर चीज इक्वल थी, इक्वल बॉन्ड एनर्जी, इक्वल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड सब कुछ बिल्कुल इक्वल था। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये इक्वल नहीं है, लेकिन था इसमें बिल्कुल इक्वल। तो यहाँ से वीबीटी क्या हो जाती है हमारी, फेल कर जाती है। यहाँ से जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी फेल कर जाती है। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन का। उसके बाद जो कंसेप्ट आता है, और जो आपके पेपर में जो हर बार आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बस 10 मिनट के अंदर आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन की एक ट्रिक बताऊंगी, 10 मिनट सुन लेना आराम से। उसके बाद आपका कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना ही आपको स्ट्रक्चर करने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप 10 मिनट सुन लेना। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और वो इंटरमिक्स करेंगे। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे और न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। मान लो मैंने एस को पी से जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एस को पी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, एक एसपी ये बनेगा और एक एसपी ये बनेगा। ठीक है, तो जितने जुड़ेंगे पहली बात तो उतने ही बनेंगे। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे उतने ही बनेंगे। और जो इनके नाम है वो भी इनके पेरेंट्स से आते हैं, मतलब पेरेंट्स एस और पी है ना, तो नाम भी इनके एसपी रखेंगे। जो ये एसपी बना है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाइब्रिडाइजेशन जो एसपी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं समझाऊंगी कुछ भी, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। आपके क्वेश्चन क्या आएगा, सीधा ये आएगा, NH3 है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, या फिर XCF2 है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सीधा ये क्वेश्चन आएगा। या फिर इनकी शेप बताओ, ज्योमेट्री बताओ, सीधा आपसे ये पूछेगा। यहाँ पे देखो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो हम कैसे निकालते हैं, आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे पीछे देखा भी होगा XCF2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है ना, आपको ज्योमेट्री का पता ना, आपको शेप का पता, आपको कुछ नहीं पता, सिंपल इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। या फिर क्या पूछेगा, XCOF2 हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल एक ट्रिक से करेंगे कि आपको क्वेश्चन दिखे और आपका आंसर आ जाए सीधा। ठीक है, वो कैसे आएगा, अब ये बताओ, हाइब्रिडाइजेशन ये होती है जो sp sp2 sp3 ये, और sp है वो लीनियर शेप का होता है, sp2 है ट्रायगोनल शेप का होता है। ठीक है, ये होते हैं ये सारी जेड वैल्यू मान लो हमारी 2 आ गई, जेड वैल्यू मान लो हमारी 2 आ गई। ठीक है, तो 2 आ गई तो इसमें एक एस होएगा और एक होएगा पी, 2 आ गई। तो अगर जेड वैल्यू हमारी 3 आ गई तो इसके अंदर एक तो होएगा एस और 2 होंगे पी, 3 है, तीनों को सेपरेट कर दो, मान लो 3 है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन में 3 मान लो 3 बॉन्ड है, एक एस एक 2 पी हमारे पास। ठीक है, तो जेड वैल्यू अगर 4 है तो क्या आएगा, sp3। तो ऐसे हम जेड वैल्यू निकालेंगे पहले। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना बच्चों, वो कभी भी जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये बात बिल्कुल याद रखनी है, जो पाई बॉन्ड है वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होएगा। पाई बॉन्ड के हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते, पाई बॉन्ड को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और जो हाइब्रिडाइजेशन वो हमेशा सेंट्रल मेटल की निकालते, सेंट्रल एटम की, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की निकलती है। पाई बॉन्ड उसके अंदर कोई काम का नहीं है। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, जो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब मान ले मैं सीधी ऐसे बोल दो NH3 है। ठीक है, अब आप किसी को अगर पता है तो इसके अंदर एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, वो सीधा बता देगा क्या होगा, 4 है, तो इसका मतलब sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 3 p, टोटल 4। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे अपनी, क्या करेंगे, जेड वैल्यू निकालेंगे। जेड वैल्यू के बेस पे हम हाइब्रिडाइजेशन को सीधा बता देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे आई। अब जेड वैल्यू देखो, मान लो मुझे कोई भी कंपाउंड दे रखा जिसके हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकालनी, मान लो जेड है वो किसके इक्वल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं
और मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कौन है? हाइड्रोजन है, ऊपर दिख रहा है क्या? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। जिसकी कोवैलेंसी 1 हो, मतलब जो एक देश के एक लेस के, वो क्या होंगे? मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मोनोवैलेंट हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, ये है मोनोवैलेंट। अब देखो जड़ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के, ठीक है, मोनोवैलेंट, उसके अंदर मोनोवैलेंट और मोनोवैलेंट को ऐड करेंगे, कटायन को माइनस करेंगे और अनायन को ऐड करेंगे। ठीक है, अनायन इलेक्ट्रॉन, जो मानो अनायन है, इसका मतलब तो मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। जैसे अब मैं SO3 2 नेगेटिव हूँ, तो इसके अंदर जो ये 2 नेगेटिव है बच्चों, ये मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, इसलिए इनको एडिशन में लेते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब यहाँ से चले गए इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, अब देखो जड़ की वैल्यू अगर हमें निकालनी, मानो हमें H2O बताना, इसकी हमें नहीं पता कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, हमें निकालनी है। तो जड़ किसके इक्वल हो गया? जो हमारा जड़ है वो किसके इक्वल हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। ठीक है, मोनोवैलेंट इसके पास, मोनोवैलेंट कौन सा है? हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट है, 2, ना कटायन ना अनायन। ठीक है, हाँ यहाँ पे 1/2 भी है, 1/2। ठीक है, ना कटायन और ना अनायन इसके पास। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 2 मोनोवैलेंट, तो 8 2 कितने आ गए? 4। 4 आते ही आप अपने आप बता दोगे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या आएगी? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। और एंगल कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट एंगल ये आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं पूछूं NH3 की, पूछूं कि आप बताओ मुझे CH4 की बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इससे, तो जड़ किसके इक्वल है? 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास? 4। मोनोवैलेंट कितने हैं? 4 4 4 8 8 बाय कितने हो गए? 4। यानी कि ये भी क्या है? sp3 और ये भी क्या है? टेट्राहेड्रल। सिंपल पूछ लेगा आपसे, हाइब्रिडाइजेशन सीधी पूछेगा आपसे। ठीक है, चाहे कुछ भी दे दे, हाइब्रिडाइजेशन आपसे बिल्कुल सीधी पूछेगा, किसी और की। अब एक एग्जांपल मानो CO2 की निकालनी मुझे, CO2 की हाइब्रिडेशन, तो जड़ की वैल्यू किसकी? 1/2। सेंट्रल एटम के पास कितने? 4। मोनोवैलेंट है नहीं, ना कटायन ना अनायन, तो कितनी आ गई? 2 2 आ गई इसकी sp, 2 आ गई, तो हाइब्रिडेशन sp है तो लीनियर शेप, इसका मतलब इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप कैसी होगी? ऐसी होगी, लीनियर शेप है, 180 क्या है? एंगल है। ठीक है, कितने भी बना सकते हो आप, कितने भी, कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको हाइब्रिडेशन का, कोई भी, मानो मुझे यही दे दे SO3 2 नेगेटिव, ये अजीब सा लग रहा है। ठीक है, इसके हाइब्रिडेशन पूछ ले कि इसके हाइब्रिडेशन बताओ, तो क्या लिखेंगे? Z इज इक्वल टू 1/2। सल्फर के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट तो नहीं है, कटायन भी नहीं है, यहाँ पे अनायन है, तो 2 जोड़ के कितना आ गया? 4 4 आ गया, तो इसका मतलब यह क्या है? sp3 है। ये क्या है? sp3 है। sp3 तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 109 डिग्री एंगल। ठीक है, कुछ भी आपको दे दे तो आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो, कुछ भी, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड, कुछ भी दे दे तो आप हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से निकाल सकते हो। ये एक सुपर ट्रिक है। ठीक है, इसमें इसमें आपको ना इस शेप की जरूरत कि मुझे शेप पता होनी चाहिए, आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सीधे आप बता सकते हो। अब देखो हाइब्रिडेशन, अगर मेनली तो जिनोन कंपाउंड के हाइब्रिडेशन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, जिनोन में मान लो ZeF2A की करवा देते हो, ये पूछे तो हम Z वैल्यू किसके इक्वल? 1/2। वैलेंस कितने हैं? 8। मोनोवैलेंट भी नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं है, तो 4 sp3। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछे हाइब्रिडेशन आप बता दोगे। अब सेकंड कंसेप्ट हमारा देखो, ये तो ठीक है, हाइब्रिडेशन आप निकाल दोगे पेपर में। अब जो दूसरी बात है वो क्या है? कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि बॉन्ड एनर्जी बताओ, या फिर क्या बॉन्ड एनर्जी बताओ, बॉन्ड लेंथ बताओ, किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? ठीक है,
अब हमारे पास कल ही जो एचपीएससी का पेपर हुआ था उसमें भी बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चन डाला हुआ था। अब ये क्या होती है इसको समझ लेते हैं। इट इज द एवरेज ऑफ ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन। एवरेज है जितना बॉन्ड डिसोसिएट हुआ है, एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल टाइप ऑफ बॉन्ड इन ए गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है बच्चों? अब देखो, मैंने ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है, मैंने इसको एनर्जी दी और ये बॉन्ड तोड़ दिया यहां से। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, क्या इस बॉन्ड में जो एनर्जी दी है उतनी एनर्जी इस बॉन्ड को देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए? तो ये टूट गया, ये चला गया, तो जो इस बॉन्ड का एनर्जी देनी पड़ेगी वो इसकी इक्वल देनी पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये गया ना तो इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आ गए या फिर उसकी सराउंडिंग सब कुछ चेंज हो गया, पैरामीटर ही चेंज हो गए। तो इसका जो डिसोसिएशन एनर्जी मानो D1 है और इसकी डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? D2 है। तो जो बॉन्ड एनर्जी या फिर इसको ही बोलते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी या एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, वो इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, जो D1 है प्लस में D2 है उसका क्या है? एवरेज। मतलब जो इसकी एनर्जी लगी और इसको एनर्जी दे ही है तोड़ने के लिए, उसका क्या है? एवरेज। वो क्या है हमारे पास? बॉन्ड एनर्जी। तो इट इज द एवरेज, ये एवरेज है ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जितनी भी बॉन्ड डिसोसिएट किए हैं उसका, ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ बॉन्ड इन ए गिवन मॉलिक्यूल। मतलब बॉन्ड बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन ये बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड तोड़ा, लेकिन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगी है वो क्या है? एवरेज है। उसको क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे CH4 है हमारे पास, अगर मैं इसको डिफरेंट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मैं इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दूंगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? मैं इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दूंगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो अलग होएगी इसको तोड़ने के लिए जो दूंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया ना। इसको तोड़ेंगे फिर वो अलग, इसको तोड़ेंगे वो अलग। तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 बाई 4, इनका एवरेज है, वो क्या है हमारे पास? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन कल ही डाला हुआ था, पीजीटी के पेपर में डाला हुआ था ये, तो ये इजी था, तो टीजीटी में भी आ सकता है। अब देखो, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है? इट इज एवरेज। हाँ, एक चीज और, जो बॉन्ड एनर्जी है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? पहला फैक्टर, अगर मान लो एटम की साइज है, ठीक है, मैं दो बहुत बड़े बड़े एटम को आपस में जोड़ दूं, बहुत बड़े बड़े, तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब बॉन्ड लेंथ चलो मैं आगे कराऊंगा, आपको नहीं पता, जो बड़े बड़े अगर एटम जोड़ दो, इसका मतलब जो वो स्ट्रेंथ है उनमें, जो बॉन्ड बना वो स्ट्रेंथ है, वो वीक है। ज्यादा बड़े बड़े एटम को जोड़ेंगे, जो उनकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक है, इसका मतलब जो बॉन्ड एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी। तो जो साइज है, अगर जितना साइज मैं बढ़ाऊंगी तो बॉन्ड एनर्जी है हमारे पास, बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। साइज ज्यादा, बॉन्ड की एनर्जी कम। ठीक है, दूसरा फैक्टर, अगर मान लो बॉन्ड के मल्टीपल, जैसे एक कार्बन के पास ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जा रही है, तो जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होएगा। ठीक है, इसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है, फिर इसको, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले को, फिर डबल को, फिर सिंगल को। ठीक है, तो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, साइज के ऊपर और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड एनर्जी। अब जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? इट इज द एवरेज इक्वल डिस्टेंस, जैसे मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये एवरेज इक्वल डिस्टेंस है बिटवीन टू बॉन्ड। इस बॉन्ड की जो एवरेज है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। जो बॉन्ड लेंथ वो भी सेम दो ही चीजों पर डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा साइज होगा एटम का, मानो इतना बड़ा साइज है, ये आपस में जुड़ेंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और ये इतने छोटे हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, जितनी ज्यादा तो उतनी बॉन्ड भी कम होगी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, एक बॉन्ड इसके पास। लास्ट है बच्चों हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कल भी पूछा था एचपीएससी में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग
मैंने जो स्टार्ट करवाया तब बताया था आपको, ये जो कहानी मैंने बताई है हाइड्रोजन और ये कोवलेंट बॉन्ड की बताई, इससे पहले वाले पार्ट में हमने आयनिक बॉन्ड किया था और अब हम कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया था 2 टाइप का होता है। सबसे पहले इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मानो एक ये एटम था और एक ये एटम था, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी इंटर, भी दो अलग अलग एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको बोलते हैं इंटर, और जो एक ही एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको बोलते हैं इंट्रा, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, मान लो अगर हाइड्रोजन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, अगर हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी के साथ जुड़ा हो तो वो क्या आएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका एग्जांपल देखो, मैं HF को जोड़ दूं, ठीक है, कैसे जुड़ेगा, H फिर F, ऐसे जुड़ते जाएंगे तो ये क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं H2 को जोड़ दूं, मानो H2, तो H2 क्या कैसे जुड़ेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर है तो ये दूसरे एक हाइड्रोजन के पास साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये दूसरे हाइड्रोजन के पास साथ जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन ना चार एटम के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है। एक H2O का मॉलिक्यूल चार बॉन्ड बनाता है। एक H2O में ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4, लेकिन ये बस अट्रैक्शन है इनकी, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब आगे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो। अब जैसे देखो, मैं अगर यहाँ पे, ये हमारा क्या है, फिनोल है, यहाँ पे मैं लगा दूं नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये क्या करेगी, ये इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनानी स्टार्ट कर देगी। ये ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनानी स्टार्ट कर देगी। तो एक ही एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोफिनोल। कल क्वेश्चन में बिल्कुल यही था कि बताओ किसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और उत्तर में यही था ऑप्शन में कि नाइट्रोफिनोल, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है बच्चों, 2 टाइप की, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा, ठीक है। इंटर जो मोर हाइड्रोजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और इंट्रा में क्या होगा, जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोफिनोल, ठीक है। आपका केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे खत्म होता है टीजीटी साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। आप अगर देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, प्रीवियस ईयर को भी एनालिसिस किया। आपके जो क्वेश्चन आता है वो मेनली हाइब्रिडाइजेशन से आता है, कभी कभार लेटिस एनर्जी से पूछ लेता है, पूछने को तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी पूछ लेता है। मतलब जितना करवाया वो सारा इंपॉर्टेंट करवाया, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अच्छे से करना इस चैप्टर को। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।